गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री, जो आपके जेई और नीट पर्पस से रहेगा। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि हमें क्लास 12 का जो भी फिजिकल केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री के अंदर आती है, वहाँ क्या क्या पढ़ना है। तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका रहेगा केमिस्ट्री का चैप्टर। और केमिस्ट्री में जो हम जा रहे हैं शुरू करने वो आपका रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंडर जो अभी हम क्लास 12 के जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमारा 5 चैप्टर है। कितना है? 5 चैप्टर्स आर देयर। जो पहला है वो आपका है सॉलिड स्टेट, जो दूसरा चैप्टर है वो है सॉल्यूशन, जो तीसरा चैप्टर आपका है वो है केमिकल काइनेटिक्स, जो आपका 4th चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और जो आपका 5वां चैप्टर है वो है सरफेस केमिस्ट्री। यही आपका 5 चैप्टर है जो हमको फिजिकल केमिस्ट्री में कवर करना है क्लास 12 में। क्लियर है? तो हम जा रहे हैं स्टार्ट करने आपका चैप्टर सॉल्यूशन। मैं क्या जा रहा हूं शुरू करने? मैं आपका जो चैप्टर अभी शुरू करने जा रहा हूं वो आपका चैप्टर रहेगा सॉल्यूशन, जो आपके बोर्ड के पर्पस से, जेई के पर्पस से, नीट के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैं क्या बोला? इस चैप्टर को आप नेग्लेक्ट और हल्के में नहीं ले सकते। क्या समझ में आया कि नहीं? तो पहले हम ये समझे बेटा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा वो रहेगा कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या रहेगा आपका? दैट विल बी योर कंसंट्रेशन टर्म्स। जो ये हमको पहला टॉपिक पढ़ना रहेगा। जो दूसरा हमें पढ़ना रहेगा बेटा वो क्या आपका रहेगा? दैट विल बी योर वेपर प्रेशर। क्या रहेगा? ये आपका रहेगा वेपर प्रेशर, जो सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है। जो हमें थर्ड टॉपिक पढ़ना रहेगा वो क्या रहेगा? वैन हॉफ फैक्टर। क्या रहेगा आपका? वैन हॉफ फैक्टर। ये तीसरा टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में कवर करना है। अगर हम चौथा टॉपिक की बात करें तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम नेक्स्ट इस चैप्टर में ही डील करेंगे। जो इस चैप्टर में क्या क्या रहेगा आपका? इस चैप्टर में आपको इस टॉपिक के अंदर 4 पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला रहेगा आपका रिलेटिव lowering of vapor pressure. First will be your relative lowering of vapor pressure, जो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही पढ़ना होगा। दूसरा जो टॉपिक पढ़ना रहेगा वो रहेगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या रहेगा आपका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें वो क्या रहेगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट विल बी योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो लास्ट इसमें रहेगा वो आपका रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या रहेगा आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपको 4 टॉपिक किसके अंदर पढ़ना है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, चलो। और अगला जो हम लास्ट में पढ़ेंगे वो रहेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जो लास्ट में हम पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस।
तो ये बेटा हमारा चैप्टर का ओवरव्यू हो गया जो हमको इस चैप्टर में पूरा करना है। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोले? मतलब आप जब भी जेईई या बोर्ड के लिए जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपके मन में ये जरूर आना चाहिए कि क्या ये सब टॉपिक मुझे आता है कि नहीं। अब हम जा रहे हैं चैप्टर को स्टार्ट करने। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर। पहला जो टॉपिक हमारा है वो रहेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको बताना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या कोई बोल सकता है कि व्हाट इज सॉल्यूशन? एनीवन? अब आपके मन में आएगा सॉल्यूशन क्या है? अरे जब आप 1 या 2 या 3, तो जब आप एक से अधिक सब्सटेंस को मिक्स करोगे, जब आप एक से अधिक सब्सटेंस को मिक्स करोगे उसके बाद जो मिक्सचर आएगा उसी को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। मैंने क्या बोला? व्हेन यू आर गोइंग टू मिक्स मोर देन वन सब्सटेंस देन द मिक्सचर सो फॉर्म्ड इज सॉल्यूशन। हाँ, अब इसमें आपको एक डाउट हो सकता है कि जो भी आपका मिक्सचर बने, सॉल्यूशन बने, इट विल बी होमोजीनियस, इट कैन बी हेट्रोजीनियस। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मान लो कि सॉल्यूशन अगर आपका 2 पार्टिकल से बन रहा है तो आप इसको बाइनरी बोल सकते हो। अगर 3 कंपोनेंट से बन रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे? टर्नरी बोल सकते हो। प्लस जो भी आप सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो सॉल्यूशन बनाने में, इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फेजेज ऑफ सब्सटेंस। जैसे सॉलिड सॉलिड को मिक्स किया सॉलिड में, जो मिक्सचर बना वो भी सॉल्यूशन है। सॉलिड को मिक्स किया लिक्विड में, उसके बाद जो बना सॉल्यूशन। सॉलिड को मिक्स किया गैस में, उसके बाद जो बना मिक्सचर वो भी एक सॉल्यूशन है। तो ये बेटा सारे के सारे सॉल्यूशन है जो आपके डिपेंड करेगा कि ऑन द मिक्सिंग प्रॉपर्टी कि ये आपका होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या बोलोगे कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या है? अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। हम क्या बोल रहे हैं बेटा? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स in which the component lose its identity and cannot be separated ये हमारा बेटा क्या है? दिस इज माई डिफिनीशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सिंपल आपको समझने के लिए सफिशिएंट है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट जो इसी में एक टर्म आता है आपका, वो आपका रहता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन टर्म। मैं क्या बोला? नेक्स्ट इसमें रहता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अगर इसको हम थोड़ा और डीप में समझें तो सॉल्यूशन में क्या होता है? जो भी सॉल्यूशन आपके फॉर्मेशन होते हैं इसमें हम 2 कंपोनेंट लेते हैं। एक आपका रहेगा सॉल्यूट, दूसरा आपका रहता है सॉल्वेंट। जब दोनों को आप मिक्स करोगे तो जो आपका सब्सटेंस आएगा वो सॉल्यूशन रहेगा। वो क्या रहेगा? सॉल्यूशन। मैं क्या बोला? सॉल्यूशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को जोड़े सॉल्यूशन आ गया। इसमें क्या होता है? जो आपका सॉल्यूट होता है वो लेसर अमाउंट में होता है और जो आपका सॉल्वेंट होता है वो मोर अमाउंट में होता है।
जो आपका सॉल्यूट होता है वो लेसर अमाउंट में होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो आपके मोर अमाउंट में होता है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या समझ में आया? चलो अगला हम बात ये करते हैं कि अब मान लीजिए कि इसमें अगर आपको हम सिंपल कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिसमें आपको पता करना है, आपको ये पता करना होगा कि इसमें कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। पहले हमने बोल दिया कि जो सॉल्यूट होगा वो लेस अमाउंट में होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो मोर अमाउंट में होगा। जैसे मान लो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें आपको ये नहीं बताएगा कि भाई इधर आओ ये सॉल्यूट है, ये आपको पहचानना है कौन है सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं आपको, मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमने ये लिया, अगर हमारे पास 40% इथानॉल है, अब मैं आपसे पूछा इसमें कि अब ये बताओ कि इसमें सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है। तो अगर मैं इसमें 40% बोल रहा है मतलब 60% वाटर है, 40% इथानॉल है, तो कम कौन हुआ? इथानॉल की वाटर, कम हुआ इथानॉल। अरे हाँ कि ना? तो अगर इथानॉल कम हुआ तो मेरा सॉल्यूट हो गया इथानॉल, वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, मान लो हमें दे दिया गया 60% इथानॉल। अब आप क्या देख रहे हो? परसेंटेज है। मैं तो आपको पहले सिखाता हूं बेटा कि जब भी परसेंटेज की बात करते हो तो ये हमेशा आउट ऑफ 100, अरे है कि ना? तो अगर यहाँ पर 60% इथानॉल दिया हुआ है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि 60 ग्राम इथानॉल है, 40 ग्राम वाटर है, तो कम कौन है? 60 की 40 कम है, मतलब इस क्वेश्चन में जो वाटर है वो सॉल्यूट होगा, इथानॉल सॉल्वेंट है। अरे समझ में आया कि नहीं आपको? क्लियर? चलो, तो ये बेटा आपका हो गया एक जनरल मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, किसके मिक्सचर से बनता है, कैसे हम पता करेंगे कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, बस। अब हमको जो इसमें मेन टॉपिक में जो फोकस करना है वो हमारा क्या रहेगा? दैट विल बी माई कंसंट्रेशन टर्म। तो जो हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा वो क्या रहेगा? दैट विल बी माई कंसंट्रेशन टर्म्स। अब हमको बात करना पड़ेगा कंसंट्रेशन टर्म्स में। अब देखो, जो ये कंसंट्रेशन टर्म है आपको तो सब पता है, लेकिन इसको और आसान से पढ़ने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मैंने क्या बोला? इसको आसानी से समझने के लिए। नहीं तो बहुत लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, और इस पर क्वेश्चन कभी कभी आता है जो बच्चे झटके में गलत कर देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ध्यान से ये मैं क्या बोल रहा हूँ। जो कंसंट्रेशन टर्म है इसको सिंप्लीफाई के लिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को हम रखेंगे वॉल्यूम डिपेंडेंट, दूसरा रखेंगे मास रिलेटेड। अब उससे क्या होगा ना कि अगर मान लीजिए जैसे आपको एक बार जेईई में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, आप उसका आंसर इमीडिएट निकाल लोगे। कभी ये पूछेगा कि कौन सा टर्म्स वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है, तो वो भी आप पकड़ लोगे। तो इसी बेसिस पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला को हम नाम दे देते हैं आपको ग्रुप ए, और सेकंड को हम नाम दे रहे हैं आपको ग्रुप बी। एक हमने नाम दे दिया आपको ग्रुप ए और एक हमने नाम दे दिया ग्रुप बी। हम दो पार्ट में इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। जो पहला ग्रुप है इसको हम नाम दे देते हैं वॉल्यूम डिपेंडेंट, मतलब ये सारे के सारे टर्म वॉल्यूम पर डिपेंड रहेंगे। दूसरा जो टर्म ले रहे हैं हम, इसको हम बोल देते हैं मास रिलेटेड। मास रिलेटेड, इसको और हम क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम डिपेंडेंट और रिलेटेड। बस इसी दो टर्म्स में हम इसको क्लासिफाई करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले हम आ रहे हैं ग्रुप बी में।
कौन कौन से ऐसा टर्म्स हैं जो मास पर डिपेंड करते हैं। तो क्या होगा, सबसे जो पहला जो हमको इसमें होगा वो क्या होगा, परसेंटेज बाय मास। ये क्या हो जाएगा हमारा, परसेंटेज बाय मास। ये पूरे के पूरे मास से रिलेटेड है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तीसरा जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, मोलैलिटी। मोलैलिटी। और जो फोर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। यही 4 टर्म्स हैं जो मास से रिलेटेड हैं। और इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप ये भी बोल सकते हो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। अब हम बात करते हैं बेटा कि वॉल्यूम पर कौन कौन सा डिपेंडेंट है। सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जो वॉल्यूम पर डिपेंड है और वॉल्यूम पर रिलेटेड है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सेकेंड आई कैन से एज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये भी बेटा वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है। जो तीसरा हम बोलेंगे वो आपका हो जाएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी। और जो चौथा है ये आपका हो जाएगा नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी। यही 8 आपके कंसंट्रेशन टर्म्स है जो मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया ताकि आपको समझ में आए कौन वॉल्यूम पर डिपेंड है, कौन वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट है। एक और चीज़, जो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, उसको हम और बोल सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे इसको हम टेम्परेचर डिपेंडेंट भी बोलेंगे। और जो वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट है इसको हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी बोलेंगे। इस पर याद रखना, जेई मेंस में और नीट में खासकर एक क्वेश्चन बेटा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, या इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, या टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया समझ में? चलो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम एक एक करके हर एक टर्म्स को समझेंगे कि क्या होता है, कैसे अब क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है। चलो सबसे पहला जो हम जा रहे हैं पढ़ने, दैट इज माय परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सबसे पहले जो हम जा रहे हैं पढ़ने वो आपका क्या है बेटा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज बाय वॉल्यूम। मैं आपको सबको पहले ही पढ़ाया था ये क्या होता है। क्या होता है, वॉल्यूम की हम बात किए हैं। हम किसकी बात किए हैं बेटा, हम वॉल्यूम की बात किए हैं। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया जिसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होगा, कर सकते हैं। तो अगर हमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया है तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, कभी कभी इसमें आपको मॉडिफाई कर देगा, जो आपको आता है थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए। अब इसी सॉल्यूशन को वो क्या लिख देगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसी का एक और नया फॉर्मूला बन गया, क्या, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। ये भी आप लिख सकते हो। अब ये आपको डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को कितना गौर से पढ़ रहे हो। जितना आप क्वेश्चन को डीप में पढ़ोगे उतना आपको समझ में आएगा ये कि ये यूज़ करना है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये तो फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको। अब जो हम नेक्स्ट जाएंगे, पहले इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, लिखिए, हाउ मेनी, सपोज मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दिया, लिखो हाउ मेनी मिलीलीटर, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ इथानॉल, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ इथानॉल, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ इथानॉल should be added in, ethanol should be added in 250 ml. How many milliliter of ethanol should be added in 250 ml of water to obtain 250 ml of water to obtain a solution containing 80%, to obtain a solution containing 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्या क्वेश्चन दिया? हाउ मेनी ml ऑफ इथानॉल शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ H2O टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो और इसको आप सॉल्व करो, और जिनको लगता है कि मेरे कुछ डाउट है वो मेरा आंसर देखें, समझे, फिर सॉल्व करें। क्लियर है? चलो सॉल्व करो फटाफट इसको। चलो तब इस क्वेश्चन का हम आपको निकालते हैं, इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? देखो अब यहाँ क्या लिखा है बेटा, 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिखा है ना। आपको पता है कि ये जो भी है, दीज ऑल आर डिपेंडेंट ऑन सॉल्यूट। हमने क्या बोला? दीज ऑल फॉर्मूलाज आर लिंक्ड टू द सॉल्यूट। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे? जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। अब हमने क्या बोला बेटा? ये फॉर्मूला क्या है? डिपेंडेंट ऑन सॉल्यूट। अरे आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये फॉर्मूला डिपेंड है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर। हमें क्या दिया है? 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। परसेंटेज है तो आउट ऑफ 100 होगा। अरे हाँ कि ना? तो अगर ये 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है तो मेरा कितना होगा सॉल्यूट? 20%। क्या इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आया कि नहीं? अगर ये 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, ये आउट ऑफ 100 है, तो 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और ये फॉर्मूला हमारा डिपेंडेंट ऑफ सॉल्यूट है, तो वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 20%। यही आपको समझना है। हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी ml ऑफ इथानॉल शुड बी एडेड टू 250 ml ऑफ वाटर। यानी इथानॉल यहाँ सॉल्यूट, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट। तो हमें ml निकालना है, तो हम सॉल्यूट को ml मान लेते हैं v डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का ml v प्लस सॉल्वेंट क्या दिया है? 250 ml इंटू 100। अब देखो आंसर क्वेश्चन पूछा ml में, यूनिट दिया है ml में, तो इसको कन्वर्ट मत कर देना। पहले बोल दिया
कन्वर्सन क्वेश्चन देखकर होता है, हाँ कि ना। तो यहाँ क्या पूछा है, ml में पूछा है और यहाँ दिया हुआ ml में, तो आप इसको कन्वर्ट नहीं करने का। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? बस आप इसका वैल्यू पूरा का पूरा जब सॉल्व कर दोगे तो जो भी आपका वॉल्यूम आएगा वो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ इथानॉल। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू समथिंग आ जाएगा 62.5 ml, 62.5 ml। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया? हाँ। अब देखो जैसे मान लो आप जिनको जेई मेंस देना है तो कभी कभी वो क्या करेगा, आपको क्वेश्चंस को और थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकता है। क्या आपसे अगर ये भी पूछ सकता है कि बेटा वॉल्यूम कौन सा प्रॉपर्टी है। हमने क्या बोला, आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि वॉल्यूम कौन सा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव कि इंटेंसिव। तो इसमें आपका थर्मोडायनामिक्स का भी चेक हो गया, अरे है कि ना। तो आप बताओ वॉल्यूम कौन सा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव कि इंटेंसिव? लिख लो, वॉल्यूम इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये नोट कर लेना, मैं क्या बोला, वॉल्यूम क्या है, लिख लो, वॉल्यूम इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। ये हमारा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलो अगला जो अब हम जो जा रहे हैं दूसरा टर्म पढ़ने, वो है आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। मैं पहले बोला जहां भी परसेंटेज का साइन दिखा आपको क्या समझना है, आउट ऑफ 100। फिर से बोल रहे हैं, जहां भी परसेंटेज का साइन दिखे आपको क्या समझना है, आउट ऑफ 100। इसका मीनिंग क्या होगा, 100 ml, हम क्या बोल रहे हैं, 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्या बोला हमने, 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग आप ये लिख सकते हो कि वेट ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमने क्या बोला, इसमें क्या लिखोगे आप, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला आपका हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution into 100। ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब मान लीजिए इस पर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने का। क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन आप इस पर एक लिखिए फटाफट, जिनका हो गया वो फटाफट एक क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन ये है, लिखिए तो आप, आपका क्वेश्चन ये है, एन aqueous solution contains 30% weight by volume of urea। An aqueous solution contains 30% weight by volume of urea if the density of the solution is 1.2 gram per ml। If the density of the solution is 1.2 gram per ml, calculate number 1 is mass of
solution and second is your mass of solvent। ये दो आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना है और बाद में आपको हमारा सॉल्यूशन देखना है। चलो अब बेटा इसका मैं आंसर क्या होगा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। हमें दिया गया है 30% वेट बाय वॉल्यूम, 30% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स 30 ग्राम ऑफ यूरिया is 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि आपको अभी लिखवाए थे हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहीं पर अगर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 30 ग्राम वेट बाय वॉल्यूम, इसका मीनिंग क्या हो गया आपको कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले क्या है ये, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले मुझे पता है बेटा क्या कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो पहला अगर हम बात करें कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो जो मास ऑफ मेरा सॉल्यूशन होगा दैट विल बी, जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डेंसिटी ऑफ दिया गया है सॉल्यूशन एज 1.2 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन इट इज कमिंग एज 100। जब पूरे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये, 120 ग्राम। ये हमारा पहला आंसर आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा हमें पूछा गया है व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। मुझे पता है कि सिंस मास ऑफ सॉल्यूशन, और आपको पता है क्या कि हम सॉल्यूशन को सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखते हैं, अरे है कि ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे आपको समझ में ये वाला आया कि नहीं आया आपको। मास ऑफ सॉल्यूशन अभी का अभी आप निकाला, कितना है 120, सबको दिखा यहाँ पर, हाँ कि ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका आ गया 120, मास ऑफ सॉल्यूट